हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 8th अध्याय चिंतन। तो आज हम बात कर लेते हैं 8th अध्याय की। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा लेसन है चिंतन। तो चिंतन है क्या, इसके स्वरूप को जान लेते हैं। क्या बताया गया है हमें कि चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है। यानी कि चिंतन क्या है, हमारे द्वारा की गई जितनी भी संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका आधार माना गया है चिंतन को, तथा एकमात्र मानव जाति में पाया जाता है। यानी कि जो हमारा चिंतन जो है वो सिर्फ एक मानव जाति में ही पाया जाता है। ओके, इसमें वातावरण में प्राप्त सूचनाओं का प्रहसन एवं विश्लेषण सम्मिलित होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे वातावरण में प्राप्त जितनी भी प्रकार की हमें सूचनाएं मिलती हैं उनको कोई व्यक्ति अर्जित कर सकता है और उनका विश्लेषण कर सकता है। ये सब चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले, चिंतन प्राय संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। यानी कि चिंतन जो होते हैं वो संगठित होते हैं और उनका एक लक्ष्य निर्देशित होता है। एक लक्ष्य के ऊपर ही जो है चिंतन किया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें क्या बताया गया है, चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान बाह्य या प्रकट व्यवहार से लगाया जा सकता है। यानी कि क्या बताया गया है, चिंतन जो है एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति जो है अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर आंतरिक क्रियाएं होती है, उसकी प्रक्रियाएं होती हैं और जो है वह तब जब चिंतन करता है जिसका अनुमान बाह्य या प्रकट व्यवहार से लगाया जाता है। यानी कि चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, उसका जो है अनुमान बाह्य या प्रकट व्यवहार के द्वारा लगाया जाता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई चिंतन करता है तो बाह्य व्यवहार, वो बाहर जो है कैसे व्यवहार प्रकट कर रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से, किस परेशानी में है, क्या चिंतन वह व्यक्ति कर रहा है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं चिंतन के आधारभूत तत्व। यानी कि चिंतन के दो हमें तत्व दिए गए हैं। सबसे पहले है मानसिक प्रतिमा और सेकंड है हमारा संप्रत्यय। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चिंतन की प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, चिंतन की प्रक्रिया मानसिक प्रतिमाओं एवं संप्रत्यय का उपयोग चिंतन के आधार के रूप में होता है। यानी कि क्या होता है, मानसिक प्रतिमाओं एवं संप्रत्ययों का उपयोग जो है वह चिंतन के आधार के रूप में होता है। इसमें क्या मुख्य रूप से क्या होता है, चिंतन की प्रक्रिया में समस्या समाधान। समस्या समाधान ऐसा चिंतन है जो लक्ष्य निर्देशित होता है। यानी कि समस्या समाधान एक ऐसा चिंतन है जो लक्ष्य निर्देशित होता है। क्या होता है कि जब भी व्यक्ति कोई चिंतन करता है तो उसका एक लक्ष्य निर्देशित होता है। हमारे दिन प्रतिदिन की लगभग सभी गतिविधियां एवं लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। यानी कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन में जितनी प्रकार की गतिविधियां करता है उनका एक लक्ष्य होता है जिसके ऊपर वह चिंतन करता है। अगर वह व्यक्ति किसी समस्या में है तो चिंतन करके उस समस्या का समाधान निकाल सकता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं समस्या समाधान। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समस्या समाधान में अवरोध कि अवरोध किस तरीके से आ जाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक विन्यास। इसमें क्या होता है, मानसिक विन्यास व्यक्ति के समस्या समाधान करने की एक प्रवृत्ति है जिसमें वह पहले से प्रयोग की गई मानसिक संक्रियाओं या उपायों का अनुसरण करता है। ओके, इसमें क्या होता है कि किसी विशिष्ट युक्ति की पूर्व असफलता नई समस्या के समाधान में कभी कभी सहायक
होगी। यद्यपि यह प्रवृत्ति मानसिक दृढ़ता भी उत्पन्न करती है जो समस्या के समाधानकर्ता के लिए नए नियमों या युक्ति के बारे में सोचने में बाधक बनती है। यानी कि मानसिक विन्यास किस तरीके से व्यक्ति जो है सोच रहा है, कैसी परिस्थिति उसके सामने आई है, वो सब। फिर सेकंड हम बात करते हैं अभिप्रेरणा का अभाव, यानी कि समस्या समाधान का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारक है अभिप्रेरणा का अभाव। इसमें क्या बताया गया है, लोग समस्या का समाधान करने में कुशल हो सकते हैं, परंतु यदि वे अभिप्रेरित नहीं है तो उनकी दक्षता एवं योग्यता किसी काम की नहीं है। यानी कि इसमें ये बताया गया है, जब भी व्यक्ति अपनी सूझबूझ के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करना चाहता है तो उसे एक अभिप्रेरणा की, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि वह उस काम को अच्छे से कर सके। अगर वो सब चीज़ें उसे नहीं मिल रही है तो उसके द्वारा की गई उसकी दक्षता योग्यता वो किसी काम की नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें आया है एक हमारा टॉपिक तर्कना। तर्कना क्या है? सोच विचार करना, तर्क करना। क्या है कि सोच विचार करके किसी भी घटना या वस्तु का अनुमान लगाना कि वह क्यों घटित हो रही है। तर्कना का मतलब आपको समझ आया कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हो सकता है ये सोच विचार करके किसी भी घटना या वस्तु का अनुमान लगाना कि वह ऐसे क्यों घटित हो रही है, वो होती है हमारी तर्कना। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तर्कना के कुछ पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है निगमनात्मक तर्कना। इसमें क्या होता है, तर्कना का वह प्रकार है, वह प्रकार जो एक अभिग्रह या पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है उसे निगमनात्मक तर्कना कहती हैं। यानी कि इसमें एक अभिग्रह होता है और एक पूर्व धारणा होती है, पहले से बनाई हुई धारणा होती है, जिसे निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। ओके, सेकंड है हमारी आगमनात्मक तर्कना। इसमें क्या होता है, यह तर्कना जो विशिष्ट तथ्यों परीक्षण पर आधारित होती है उसे आगमनात्मक तर्कना कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ विशिष्ट तथ्य होते हैं और ये परीक्षण पर आधारित होती है। आगमनात्मक तर्कना विशिष्ट परीक्षणों पर आधारित सामान्य निष्कर्ष निकालता है। यानी कि इससे क्या होता है कि विशिष्ट तथ्य है, व्यक्तियों के ऊपर परीक्षण किए जाते हैं और उसके आधार पर जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्या पूछा गया है हमसे कि निर्णय क्या है। इसमें क्या होता है, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्कना हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि ये दोनों तर्कना ऐसी है जो एक व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए जो है क्षमता प्रदान करती है। इसमें क्या होता है, निर्णय लेने में हम ज्ञान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी टॉपिक के ऊपर निर्णय लेता है तो ज्ञान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है, निष्कर्ष निकालते हैं, कोई धारणा बनाते हैं, घटनाओं और वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं जब भी कोई निर्णय लिया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप एवं प्रक्रियाएं। इसमें क्या है, सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप और प्रक्रियाएं। संगीत, पेंटिंग, काव्य और कला के अन्य रूप जो हमें आनंद और हर्ष प्रदान करते हैं, सभी जो है सृजनात्मक चिंतन के उपवाद है। क्या है, सृजनात्मक चिंतन के उपवाद है। यानी कि क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन में हमें जो है वो देख के यानी कि अच्छा लगता है, खुशी प्रदान होती है। जैसे कोई संगीत हो गया, पेंटिंग, काव्य, कला हो गया, आनंद और हर्ष प्रदान करते हैं, वे सभी चिंतन जो है वो सृजनात्मक चिंतन होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, आगे इसमें बताया गया है कि साधारण सृजनात्मकता, इस यहाँ आएगा साधारण सृजनात्मकता। इसमें क्या होता है, जो एक व्यक्ति के परीक्षण, चिंतन एवं समस्या समाधान में
प्रदर्शित होता है वह असाधारण सृजनात्मक उपलब्धियों में दिखने वाले विशिष्ट प्रतिभा सृजनात्मक से भिन्न होती है। ओके, तो इसमें क्या बताएगी, साधारण सृजनात्मकता में क्या होता है, जो एक व्यक्ति के परीक्षण, चिंतन एवं समस्या समाधान में प्रदर्शित होता है वह असाधारण सृजनात्मक उपलब्धियों में दिखने वाले विशिष्ट प्रतिभा सृजनात्मक से भिन्न होती है। यानी कि एक होगी हमारी साधारण सृजनात्मकता, एक होगी हमारी असाधारण सृजनात्मकता, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्या पूछा गया है हमसे कि सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप क्या है। सृजनात्मक चिंतन को नए तरीके से सोचने या भिन्न प्रकार से सोचने के रूप में समझा जाता है। सृजनात्मक व्यक्ति होना यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को एक अलग ढंग से, अपने तरीके से, अपनी सूझबूझ से करता है, कुछ नया सोचता है, नए तरीके से किसी भी काम को करता है, वो व्यक्ति जो है सृजनात्मक होता है। ओके, तो ये जो है जेपी गिल्फार्ड के द्वारा दिया गया है, इसके ऊपर जो है अध्ययन जेपी गिल्फार्ड के द्वारा किया गया है। तो इन्होंने जो चिंतन के दो प्रकार बताए हैं, एक अभिसारी, एक अपसारी। जान लेते हैं क्या होता है इनमें। अभिसारी जो हमारा चिंतन होता है उसमें क्या होता है, जिनकी आवश्यकता वैसी समस्याओं को हल करने में पड़ती है जिसका मात्र एक सही उत्तर होता है, मन सही उत्तर की ओर जो है अभिमुख होता है। यानी कि अभिसारी में क्या होता है, ऐसी समस्याओं को हल करने में हमें सहायता मिलती है जिसका एकमात्र सही उत्तर होता है। यानी कि किसी भी समस्या हमारे सामने आई, उसका जो है व्यक्ति एक सही उत्तर निकाल लेता है कि हाँ ये समस्या है, इसका ये आंसर है सीधा सा। ओके, मन सही उत्तर की ओर जो है अभिमुख होता है। जो आंसर सही होना चाहिए, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, उसकी ओर जो है व्यक्ति खींचा चला जाता है। ये होता है अभिसारी में। अपसारी में क्या होता है, अपसारी में बताया गया है कि चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत, यानी कि व्यक्ति के सामने चिंतन योग्यताएं तो होती है, इसके अंतर्गत समानता, चिंतन प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आदि जो है वो इसमें आते रहते हैं। यानी कि मिक्स होता रहता है व्यक्ति, कब उसके अंदर चिंतन प्रवाह हो रहा है, कभी कभी लचीलापन हो रहा है, इधर नहीं मुझे इधर जाना चाहिए, ऐसे करके मौलिकता एंड जो है विस्तारण जो है अपसारी में, ये सब जो है वो आते रहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो क्या बताया गया है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में बताया गया है कि सृजनात्मक प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि जो है सृजनात्मक जो है वो प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है कुछ नई चीजों को सोचने या उत्पन्न करने की आवश्यकता, जिससे प्रयास प्रारंभ होता है। ओके, तो ये बताया गया है इसमें कि चिंतन की प्रक्रिया कैसी है। प्रारंभिक बिंदु है किसी भी नई चीज़ों को सोचने या उत्पन्न करने, अलग ढंग से सोचना, कुछ नया इन्वेंट करना, वो सब आता है हमारे सृजनात्मक चिंतन में। तो इसमें जो है हमारे कुछ टॉपिक दिए गए हैं कि तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति और सत्यापन। ये सब चीज़ें जो है सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि सृजनात्मक चिंतन का विकास कैसे हुआ, वो हम देखते हैं। ओके, सृजनात्मक चिंतन की अभिव्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। यानी कि हमें जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है तो उसके सोचने समझने का, उसके काम करने का ढंग, उसका जो है रहन सहन, वो सब देखते हुए उसकी सोचने समझने की क्षमता भी अलग होगी। तो उसका सृजनात्मक चिंतन भी दो व्यक्तियों का अलग अलग होगा। ओके, कोई व्यक्ति किसी सीमा तक सृजनात्मक हो सकता है। इसके निर्धारण में याद आते आनुवांशिक कारक महत्वपूर्ण है।
यानी कि उसके आनुवंशिक कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक व्यक्ति की सृजनात्मक चिंतन की क्षमता को बताने के लिए, क्योंकि जैसे उसे अपने माता पिता से जो आनुवंशिक गुण मिले हुए होते हैं वही उसके अंदर जो है वो घर किए होते हैं। ओके, उसके बाद क्या बताया है, यद्यपि तथापि पर्यावरणीय कारक सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं के विकास को अप्रत्याशित या बाधित करते हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जब कोई बच्चा या व्यक्ति बड़ा हो जाता है, अपने आसपास के पर्यावरणीय कारक जो है उसके सृजनात्मक चिंतन को, उसकी योग्यताओं को प्रभावित भी करते हैं। वो अच्छे तरीके से, बुरी तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस एनवायरनमेंट में, किस पर्यावरण में वह रह रहा है कि उसके सृजनात्मक चिंतन प्रभावित होगा। अगर वह अच्छे व्यक्तियों की संगतियों में रह रहा है तो उसके जो सृजनात्मक चिंतन में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर वह ऐसे व्यक्तियों की संगत में रह रहा है जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं तो उसके जो है सृजनात्मक चिंतन में बाधा उत्पन्न होगी, वह जो है नकारात्मक होता चला जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट है, एक व्यक्ति के विकास एवं परिपूर्णता के लिए सृजनात्मक चिंतन का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक व्यक्ति के परिपूर्ण विकास के लिए एक सृजनात्मक चिंतन होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह कुछ अलग तरीके से सोचे, अपनी बात को रख सके, किसी भी को वह हल कर सके, वो सब। ओके, तो एक महत्वपूर्ण है सृजनात्मक चिंतन का विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या बताया है कि सृजनात्मक चिंतन के अवरोध, यानी कि कुछ अवरोध जो है, जो सृजनात्मक चिंतन करते समय व्यक्तियों में देखे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। सृजनात्मक चिंतन के विकास का प्रथम चरण है, चिंतन के विकास का प्रथम चरण है। इसमें क्या होता है कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति को विभाजित करने वाले अवरोधी कारकों की पहचान करना और इसके बाद उनको दूर करने का प्रयास करना शामिल है। और सेकंड इसमें बताया है कि सृजनात्मक चिंतन करने में अवरोध आते हैं जिन्हें अभ्यासिक, प्रत्याशिक, सभी प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि सृजनात्मक चिंतन करते समय व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। सांस्कृतिक वर्गों में संवेगात्मक होते हैं, प्रेरणात्मक होते हैं, आभासी, प्रत्याशित हो सकते हैं। इनको जो अलग अलग वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं सृजनात्मक चिंतन के उपाय, यानी कि किस तरीके से व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि को, अपने सृजनात्मक चिंतन को बढ़ा सकता है। क्या क्या उपाय बताए गए हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अपने विचार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दिए हुए कार्य या परिस्थिति के लिए जितना हो सके योजना, प्रक्रिया, समाधान तथा सुझाव उत्पन्न करें। यानी कि दूसरे व्यक्तियों की ना सुने, बिल्कुल भी अपने तरीके से अपने कार्य को बढ़ोतरी करने के लिए अपने कार्य में जितना हो सके योजनाएं बनाएं, प्रक्रियाएं करें, प्रतिक्रियाएं करें। यानी कि जो हमें मिल रहा है प्रतिक्रिया करो, समस्या का समाधान निकालने के लिए जो है वो नए तरीके से सोचो, खुद ही जो है वो अलग अलग सुझाव उत्पन्न करो कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुक्त परिस्थितियों में विचार के प्रभाव एवं लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आसबर्न के विचारावेश प्रविधि का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि आसबर्न ने एक विचारावेश, एक विधि बताई है मुक्त परिस्थितियों के विचार के प्रभावन एवं लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, तो ये आप इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं चिंतन प्रभाव का अभ्यास करके लचीलापन, सहकारी चिंतन की आदत, सहलगनता, अन्वेषण कर या भिन्न दूरस्थ विचारों को जोड़कर विकसित किया जा सकता है। ओके,
फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रथम विचार का समाधान को कभी स्वीकार न करें। यानी कि जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है, जब वह उसके अंदर प्रथम विचार जो आता है समाधान को कभी स्वीकार न करें। यानी कि एकदम से व्यक्ति ने कुछ भी विचार कर दिया कि हाँ ये सही है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के किसी भी समस्या का समाधान करके अच्छे से जो है तरीके से एक विचार करके किसी टॉपिक के ऊपर फिर ही उसे स्वीकार करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यह सोचने का प्रयास करें कि आपकी समस्या पर कोई दूसरा व्यक्ति क्या समाधान प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि दूसरे व्यक्तियों के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे सामने ये समस्या है कि आप मुझे किस तरीके का सुझाव देंगे। वो बाद में हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति की सुने या ना सुने। हमें आइडिया लग सकता है कि इस समस्या का ये समाधान हो सकता है, हमें करना अपने तरीके से ही है जो सही लगे वो। ओके, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद आता है तात्कालिक पुरस्कार तथा सफलता के लोभ का प्रतिरोध कीजिए। यानी कि जब भी आपको तात्कालिक पुरस्कार या सफलता के लोभ दिया जा रहा है तो उसका प्रतिरोध कीजिए कि नहीं, अगर वो हमारे लिए सही नहीं है तो उसका प्रतिरोध करना चाहिए। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि कुंठा एवं असफलता सामंजस्य स्थापित कीजिए। यानी कि जब व्यक्ति के सामने जो है वो कुंठा एवं असफलता आती है तो उन दोनों में सामंजस्य व्यक्ति को स्थापित करना आना चाहिए। परिस्थितियां कैसे भी हो उसको मैनेज करनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या आता है कि आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि व्यक्ति जो खुद उसे व्यक्ति को अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि वह और खुद को प्रोत्साहन करना चाहिए कि वह जो भी करेगा अच्छा करेगा सोच समझ के। ओके, खुद को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति को सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं समस्या से संबंधित स्वयं में समस्या युक्तियों के प्रति सजग रहें। यानी कि क्या बताया गया है कि समस्या से संबंधित स्वयं को जो है वो किसी भी समस्या युक्तियों के प्रति सजग रहना चाहिए उसे। फिर उसमें क्या बताया है कि पूर्वोक्ति के अतिरिक्त आत्मविश्वासी और सकारात्मक बने। यानी कि सिचुएशन चाहे कैसे भी आ जाए, व्यक्ति को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए एंड जो है उसकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सृजनात्मक क्षमता को प्रबल समझे ना कि दुर्बल समझे। ओके, कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो ग्रहण कर रहा हूँ वो दुर्बल है, प्रबल है। मेरी जो है सोची गई क्षमता जो है जितनी भी मेरे अंदर कैपेसिटी है किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, वो दुर्बल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अपने सृजन के आनंद का अनुभव करें। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो भी सोच विचार जो चल रहे हैं वो उसके प्रति जो है वो आनंद महसूस करे कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, वो सब जो है उसे आनंद होना चाहिए कि हाँ आप सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है, मैंने आपको कितनी बातें बता दी, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सृजनात्मक चिंतन इन तरीकों से हम जो है बढ़ा सकते हैं। और एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कुछ अलग करे, ना कि एक भीड़ चाल में चलते रहें, कुछ अपना करें, अलग से सोचे समझे। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विचार एवं भाषा। विचार एवं भाषा के बारे में भी जान लेते हैं कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। यानी कि व्यक्ति के द्वारा बोली गई भाषा जो है उसके विचारों को निर्धारित करती है और विचार भाषा को, आपस में दोनों का संबंध है, विचार भाषा को निर्धारित करते हैं और जो है भाषा विचारों को निर्धारित करती है।
तथा भाषा एवं विचार के उद्गम जो है वो भिन्न भिन्न है। ओके, विचार के निर्धारक के रूप में भाषा देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा में बंधुत्व संबंधों के लिए हम भिन्न भिन्न तरह के अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं। यानी कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषा में बंधुत्व संबंधों के लिए हमारे भाईचारे के संबंध में जो है वो अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है, अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में अपनी जो है अलग एक भाषा बोली जाती है, अलग जो है उनके विचार होते हैं, उनके शब्द भी भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो ये सब इसमें बताया गया है। आगे क्या है कि बेंजामिन ली-ब्रोफ का मत है कि भाषा की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। भाषा जो है अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। यह दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षा जो है प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाषा निर्धारक के रूप में विचार। जीन पियाजे के द्वारा ये बताया गया है। इसमें क्या है, भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु यह इसके पहले भी उत्पन्न होती है। पियाजे ने प्रमाणित किया है कि बच्चे संसार का आंतरिक निपुण चिंतन के माध्यम से कर सकते हैं। पियाजे का यह भी मानना है कि भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है, किंतु शब्दों को समझने के लिए उसके मूल एवं निहित संप्रीतियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए भाषा को समझने के लिए विचार भूत एवं आवश्यक तत्व है। यानी कि किसी भी भाषा को समझने के लिए विचार का बताया गया। विचार क्या होते हैं, यानी कि व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों का मेल होता है विचार। ओके, तो ये सब इसमें बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि भाषा एवं भाषा के उपयोग का विकास कैसे हुआ। भाषा कुछ नियमों के द्वारा संगठित तरीकों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग हम एक दूसरे के संप्रेषण करने में करते हैं। यानी कि एक दूसरे से बातें करने में हम जो है इसका उपयोग करते हैं। भाषा का कुछ नियम बनाए हुए होते हैं, कुछ संगठित तरीकों के द्वारा जो है ये एक व्यवस्था में बनी होती है जिसका उपयोग हम एक दूसरे से बातें वगैरह करने के लिए करते हैं। ओके, भाषाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं। फिर है भाषा की विशेषता। प्रतीकों की उपस्थिति होती है, यानी कि प्रत्येक भाषा के अपने कुछ प्रतीक होते हैं जिसके द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं। फिर है प्रतीकों को संगठित करने के लिए नियमों का एक समूह बना होता है। यानी कि जो प्रतीक बनाए हुए होते हैं उनको संगठित करने के लिए उनको एक नियम और समूह में बांधा हुआ होता है। फिर है संप्रेषण। इसमें क्या होता है, भाषा की विशेषता यह है कि यह हमें एक दूसरे के साथ बातें करने में, अपनी बात रखने में हमारी जो है वो सहायता करती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें क्या है कि भाषा का विकास। भाषा का विकास। भाषा एक जटिल व्यवस्था है जो केवल मनुष्यों में पाई जाती है। ओके, यानी कि और कोई जीव जंतु वगैरह तो भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। भाषा एक जटिल व्यवस्था है जो केवल मनुष्यों में पाई जाती है। नवजात शिशु और छोटे बच्चे विविध प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं जो धीरे धीरे परिमार्जित होकर शब्द की तरह हो जाती है। यानी कि छोटे बच्चे और नवजात शिशु छोटे होते हैं तब तो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो अपने आसपास सुनते हैं तो जो है वो शब्दों को बोलना समझना सीख जाते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यवहारवादी। B.F. स्किनर का मानना है कि हम भाषा को इस प्रकार से सीखते हैं कि जैसे पशु पक्षी पर चोंच मारना या छड़ दबाना आदि। तो इन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया है ये।
तो आगे इसमें क्या बताया गया है कि व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के सिद्धांत, इन्होंने कुछ सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया है जिसमें शामिल है साहचर्य, अनुकरण और प्रबलन पर आधारित है। इन 3 आधारों पर जो है व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास आधारित है। ओके, फिर है भाषा का उपयोग। भाषा के उपयोग में संप्रेषण के सामाजिक रूप में उपयुक्त तरीकों की जानकारी रखना शामिल होता है। यानी कि भाषा का उपयोग करते समय हम एक दूसरे से बातें वगैरह कर सकते हैं। सामाजिक रूप में उपयुक्त तरीकों की जानकारी रखना शामिल है। ओके, तो आज का ये हमारा 8th लेसन होता है कंप्लीट।